शुरुआत फ्लैशबैक से ही करते हैं। 1994 1 अक्टूबर, जिस दिन मैं रंग विदूषक ज्वाइन करने के लिए भोपाल पहुंचा, और पहले ही स्वागत बड़ा प्यारा हुआ। स्टेशन से मैं, उस वक्त मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो पीसीओ से मैंने फ़ोन किया। हॉस्टल में फ़ोन किया तो मनीष शिर्के जी ने फ़ोन उठाया मेरा। बड़ी कड़कती सी आवाज़ मनीष जी की। मैंने कहा हेलो, मैं संजय पांडे बोल रहा हूँ, मैं कटनी से आया हूँ, ज्वाइन करना है ग्रुप। तो ऐसे ऐसे डांटने की आवाज़ आई, अरे तो वहाँ क्या कर रहे हो, रिक्शा पकड़ो, हॉस्टल आओ। मैं डर गया। मैंने कहा यार इतना भयंकर स्वागत हो रहा है। मैंने कहा सर लेकिन कैसे, क्या रिक्शा पकड़ूं? बोले वहाँ जाओ, वहाँ टोकन कटाओ, पैसा दो, पर्ची मिलेगी और रिक्शा पकड़ना और बोलना प्रोफेसर कॉलोनी जाना है। मैंने कहा ठीक है। एड्रेस उन्होंने दिया मनीष जी ने, और मैं पहुंचा प्रोफेसर कॉलोनी, हमारा हॉस्टल में। सब कुछ नया था, एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था मैं। दिन मुझे आज भी याद है, 1 अक्टूबर 1994, जिस दिन मैं रंग विदूषक में आया था। हॉस्टल गया, बोले आज आप आराम कर लीजिए, कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। मैंने कहा ओके। उस दिन मुझे रेस्ट करने को दिया गया। सेकेंड डे से क्लासेस शुरू हुई। बंसीदा उस वक्त नहीं थे भोपाल में, दिल्ली में थे, कुछ दिनों में आने वाले थे। मॉर्निंग से जो क्लासेस शुरू हुई, गिरीश दा छऊ की क्लास, फिर अंजना दीदी की म्यूज़िक की क्लास, उसके बाद मूवमेंट वगैरह और हमारे नाटकों की रिहर्सल। तो मुझे बताया गया कि इस नाटक में आपको ये वाला रोल करना है, ये करना है। और वहाँ से एक शुरू हुआ ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। सब अच्छा था। एक ख़ास बात जो मैंने आज एक माध्यम मिला है तो मैं कह दूं अपने सीनियर्स को कि इत्तेफाक से मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले। मनीष भाई, राजकुमार भैया, दुष्यंत भैया, ज्ञान भाई, विनोद, कन्हैया, घनश्याम वासनिक थे उस वक्त जब मैं आया था। समता जी मेरी सीनियर थी, राजीव अयाची और दरबारी पाल जी। ये सारे लोग जो थे ग्रुप में, वो बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े भाई और एक वैसा गार्जियन जैसा देख रेख करते थे। कहीं वैसा ग्रुप में नहीं था कि जैसे कि सीनियर्स हैं, अभी ये रैगिंग करेंगे, अभी ये टॉर्चर करेंगे, अभी ये जूनियर है तो उसको थोड़ा सा वो करेंगे, परेशान करेंगे। ऐसा कुछ रंग विदूषक में बिल्कुल नहीं था कि आने वाला नया लड़का बहुत कंफर्टेबल हो जाए। इस तरीके का माहौल था हमारे ग्रुप में, जो एक नए के लिए तो बहुत अच्छा था। बहुत ही कम समय में मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। एक रिश्ते बन गए, किसको भाई बोलना है, किसको भैया बोलना है, कौन बराबरी का है तो उसको नाम लेके बुलाना है। और ये बड़ा खुलापन था ग्रुप के अंदर, जो बहुत कम होता है। उस वजह से मैं बहुत जल्दी घुल मिल गया, मुझे मेरा काम पता चल गया। हाँ, थोड़ा सा सेट वेट में मैं आलसी था, तो एक चालाकी मैंने की। मुझे लगा सबसे कम मेहनत वाला काम कौन सा है। मुझे कहा भी जाता था कि मेहनत से बचता है, तो मुझे लगा सबसे कम मेहनत वाला काम नाटकों में कौन सा है। एक्टिंग के अलावा सबको डिपार्टमेंट बांटे गए थे कि ये सेट देखेंगे, ये लाइट देखेंगे, ये प्रॉपर्टी देखेंगे, ये इसमें रहेंगे। तो मैंने वो चालाकी की, मैंने दरबारी जी का साथ चुना प्रॉपर्टी में। मैंने कहा मैं दरबारी भैया को असिस्ट करूंगा और प्रॉपर्टी में मुझे डाल दिया जाए। तो प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट दरबारी भैया के पास था, और मैं उनसे, बड़े भाई हैं, भैया बोलता था, अभी भी बोलता हूँ उनको। तो मैं बड़ी चालाकी से छोटे होने का पूरा फ़ायदा उठाता था और थोड़ा मेहनत कम करता था। ये आज मैं ग्रुप में बता दूं कि किसी बहाने निकल भी लेता था, भैया थोड़ा आप संभालिए ना, मैं आता हूँ। और उसके बाद बहुत फ़ायदा उठाता था इस बात का। मैं जब तक मैं रहा, मैंने प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। दरबारी जी के साथ मैं प्रॉपर्टी देखता था। कुछ दिन बीते, पहले सबसे पहले हम गए चेन्नई, हमारा शो था चेन्नई में। वहाँ साइक्लोन आया, बहुत उठापटक हुई। सवेरे खिड़कियों के कांच वगैरह टूटे हुए थे, हमारे एक एक्टर को चोट भी लग गई थी।
हमने वहाँ शो किया और शायद नीति मानकीकरण की था। उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका थी मेरी। और एक बहुत अच्छी बात सबसे पहले ही दादा ने ये कर दी थी कि मेरे से उन्होंने कहा कि तुम भोजपुरी में कंफर्टेबल हो, भोजपुरी अपनी भाषा बोल सकते हो। मैंने कहा हाँ दादा, मैं बोल सकता हूँ। बोले तो तुम अपने डायलॉग भोजपुरी में बोलोगे। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ भी, और मैंने कहीं देखा भी नहीं इस तरीके से कि एक हिंदी नाटक में एक एक्टर भोजपुरी बोल रहा है। तो मैंने भोजपुरी में अपने पूरे डायलॉग्स भोजपुरी में बोले। हमने चेन्नई में शो किया और भी जगहों पे शो किया। तो मेरे लिए एंट्री करते ही जो पहला नाटक मिला जिसमें मैं अपनी मदर टंग बोल रहा था और मैं कंफर्टेबल हो गया कि भाई मेरे को तो भोजपुरी बोलनी है, फटाफट डायलॉग याद हो गए और बहुत अच्छा प्ले था वो हमारा। उसके बाद हम जबलपुर गए थे, शायद जबलपुर में झापड़ खाता कर रहे थे। उसमें एक बड़ा अच्छा किरदार था और मुझे बताया गया कि इस किरदार को आपसे पहले फला करते थे और बहुत अच्छा करते थे। और वहाँ जबलपुर का भी शो बहुत अच्छा हुआ। और ग्रुप के लोग, मैं बात कर रहा हूँ बार बार एक रिलेशनशिप की, कि एक रिश्ते एक ग्रुप में आपके कैसे बनते हैं। थिएटर, एक्टिंग, ये उसके बाद की चीज़ आती है। मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और बात शुरू करूं और अंजना दीदी का नाम ना आए तो शुरुआत ही अधूरी सी लगती है। दीदी का बहुत मतलब एक प्रकार से ये कहिए कि हम अपना घर छोड़कर आए थे तो हमें बहन के रूप में एक माँ मिली थी वहाँ। और इतना उन्होंने स्पेस दे रखा था कि हम लोग चिल्ला भी लेते थे, लड़ भी लेते थे। और एक आध बार दीदी ने कहा भी कि तुम बात करते हो संजय तो ऐसा लगता है जैसे डांटते हो। मैंने कहा नहीं दीदी, डांटता नहीं हूँ, मेरा टोन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अभी शहर से आया हूँ, इसको धीरे धीरे ठीक करूँगा मैं। अंजना दीदी ने जो सिखाया, हालांकि सीखने में बहुत लापरवाही की हमने और बहुत मार भी खाई है, बहुत थप्पड़ भी खाए हैं दीदी के, पर जो प्यार, एक केयर की है दीदी ने, जो संभाला है हम सबको। सब बिगड़े हुए लोग थे जो अपने अपने शहर से आए थे, सब एकदम, और जितने अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया सबको। दादा तो बाद में आते हैं, पहले दीदी होती थी, फरीद भाई आते थे। तो फरीद भाई थोड़ा वार्डन टाइप थे, स्ट्रिक्ट थे थोड़ा, और फरीद भाई से कोई बात करो तो डर लगता था कि ये बात सीधे दादा तक पहुंचेगी। दीदी से बात करो तो ये डर बिल्कुल नहीं होता था कि ये बात दादा तक पहुंचेगी। ये दीदी की एक ग्रेटनेस थी कि वो हम लोग की बदमाशियाँ, शैतानियाँ छुपा ले आती थी दादा से। हालांकि कुछ दिनों तक मुझे डर लगा कि हम इनको इतना परेशान करते हैं, ये दादा को बताती होंगी, लेकिन बाद में मैं निश्चिंत हो गया कि नहीं, ये दादा से हमारी कोई शिकायत नहीं करती है। ये भी उनकी एक ग्रेटनेस थी। प्रणाम करता हूँ आपको, सच में आप बहुत ग्रेट हैं। और जब हम घर जाते थे तो मैं तो बिल्कुल फ्रिज खोल के पहले मिठाइयाँ खोजता था, मिठाई कहाँ रखी है, तो डांटती भी थी, आराम से तुम ही लोगों के लिए रखी है सब कुछ, हबड़ा के क्या पूरा निकाल के ऐसा कर रहे हो। बहुत प्यार दिया दीदी आपने, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई उस ग्रुप में। मेरे सीनियर्स लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक बात जो सबसे पहले, मैं जब ग्रुप में था और दादा नहीं थे, दादा आने वाले थे, दादा की बातचीत चल रही थी कि दादा आने वाले, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि ग्रुप में बड़ा एक, दोस्तों मैं सबसे पहले जो लोग मेरे फ्रेंड्स भोजपुरी से जुड़े हुए उनको बता दूं, ये सारी बातें मैं 94 की कर रहा हूँ अपने ग्रुप की, जहाँ से मैं सीखा, जिस ग्रुप ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं मुंबई में आज जो कुछ भी हूँ, उस ग्रुप, मेरे सीनियर्स, मेरे गुरुजन्स, उनकी बदौलत हूँ। तो वहीं की सारी बातें हो सकता आप तुरंत रिलेट ना कर पाए इन बातों से, अगर झेल सके तो सुन लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। तो दादा आने वाले थे और अचानक ग्रुप में बड़ा एक दहशत का माहौल था। दादा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं। हाँ, मतलब अजीब सा लग रहा था कि यार दादा आ रहे हैं। तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं NSD की वर्कशॉप किया था महेश्वर में, उसके बाद भोपाल का लास्ट शो किया था मैंने, जहाँ दादा से बात हुई थी ग्रुप ज्वाइन करने की। तो उसके बाद मैं अगस्त के बाद फिर अक्टूबर में दादा से मिल रहा था। तो मैं खुश था कि मैं बंसीदा आ रहे हैं और मैं उनसे मुलाकात करूँगा। ये लोग इतनी दहशत क्यों रखे हुए हैं, खासकर हमारे राजू भैया। मैं राजू भैया बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, मैं राजकुमार रखवार जी की बात कर रहा हूँ। राजू भैया खासकर
दादा जब आए तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही हुआ कि दादा, पिता जब घर आता है तो बच्चे खुश होते हैं, आपके आने की भोपाल में ऐसी दहशत क्यों है यहाँ कि दादा आने वाले हैं, दादा आने वाले हैं। दादा मुस्कुराए, बोले अब ये तो इन्हीं लोगों से पूछो कि ये मेरे आने से डरते क्यों हैं, क्या गलतियां करते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने कोई गलती की है और मैं इनको डांटूंगा, तो इसका जवाब तो यही लोग देंगे तुम्हें। मैंने कहा मुझे बड़ा दहशत का माहौल रहता है। और उस ग्रुप में जितने एक्टर्स थे सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी थी। समता जी बहुत अच्छी राइटर थी, उन्होंने झापड़ खाता में के डायलॉग्स वगैरह और लिखा थे सारी चीज़ें। हमारे आनंद जी, मनीष गाते भी बहुत अच्छा थे और सेट में तो खैर उनका कोई सानी ही नहीं था। और उसके बाद एक टूर हमारा चेन्नई का दोबारा फिर गया। उस बार हम चेन्नई के टूर के पहले एक बड़ी अच्छी बात हुई कि दादा ने कहा कि तुम लोग खुद नाटक लिखो और खुद डायरेक्ट करो। तो डायरेक्शन का जिम्मा तो मेरे हिस्से मुझे नहीं मिला, बट मुझे लिखने का मिला कि संजय लिखो। मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो, तो मैंने आज़ाद घर जो राजू भैया ने किया था उसके गाने लिखे थे। और मनीष ने एक प्ले, चेखव की कहानी थी क्लर्क, उसको मनीष ने बोला कि तुम इसको नाट्य रूपांतरण करो इसका। वो मैंने लिखा पूरा, क्लर्क की मौत। और फरीद भाई ने जो प्ले डायरेक्ट किया था बेडर थानेदार, उसके भी गाने, कुछ गाने मैंने लिखे। तो अच्छा लगा जब पहली बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें करने को मिली ग्रुप में। हमें अपने अंदर का ही एक टैलेंट पता चला कि हम बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, गाने सच में बहुत अच्छे थे और दादा ने तारीफ भी की थी। उसके बाद एक तस्वीर में एक्टिंग करता था मैं, और कन्हैया ने एक नाटक तैयार किया था नाक, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा था। हम उसके बाद चेन्नई पहुंचते हैं। चेन्नई जाके हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है चेन्नई वाला, जो मैं आज भी लोगों को बताता हूँ वो किस्सा और भूल नहीं पाया हूँ। हमारा प्ले हुआ स्टेज में, तो जो हुआ सो हुआ। वहाँ के ग्रुप के साथ मिलके हम लोग कोई नाटक तैयार कर रहे थे, तो लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उनकी हिंदी माशाल्लाह थी और हमारी इंग्लिश माशाल्लाह थी। हमारी खैर तमिल की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आप तमिल बोल पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी वाइफ के रोल के लिए एक एक्ट्रेस को लिया गया मुत्तुस्वामी जी के ग्रुप से, कलई नाम था जिसका। नाक प्ले में वो मेरी वाइफ का रोल कर रही थी। तो उनसे बोला गया ये डायलॉग्स हैं, हिंदी में बोलना है। बड़ी मुश्किल हो रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। बंसीदा ने कहा संजय एक काम करो, तुम तमिल सीख लो। मैंने कहा दादा मैं तमिल कैसे? बोले यार जो चंक है तुम्हारा डायलॉग्स का ना, जो वाइफ के साथ है, सिर्फ उतना सीख लो। वहाँ एक बड़ी अच्छी एक अम्मा थी जो नागपुर की थी, जो हिंदी भी जानती थी तमिल भी जानती थी, वो ट्रांसलेटर थी। हमें वहाँ के एक्टरों से कोई बात कहनी होती थी तो हम उनसे बोलते थे अम्मा इनसे बोलो ना, पूछो ना रिहर्सल कितने पैसे होगी। तो अम्मा तमिल में बोलती थी, वो तमिल में बताते थे। अम्मा हमसे बोलती थी कि हाँ शाम को इतने बजे बोले हैं। वो हमारा खाना वाना बनाने के लिए आती थी अम्मा। बाद में उन्हीं के साथ पूरा चेन्नई घूमा मैं, उनको बस में लेके। तो कलई को मैंने बोला ठीक है मुझे हिंदी में तमिल लिख के दीजिए, मैं बोलूँगा। मुझे तमिल लिख के दी गई हिंदी में, मैंने बोला। हम कोयम्बटूर में प्ले कर रहे थे, शाम का था। मेरे ख्याल से उस वक्त जितने लोग इस प्ले में जुड़े थे वो कोई भी नहीं भूल सकते। हम नाटक कर रहे थे और हम कॉमेडी, सारे नाटकों में कॉमेडी, विदूषक अपनी तरफ से हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक ऑडियंस का एक बच्चा भी नहीं हंस रहा। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। और शायद पहली बार हमने एक नाटक में 8 नाटक किए होंगे। हमारे जो रेपेटरी चीफ थे राजू भाई, वो धीमे से आके गाने बोलते थे, तुक्के पे तुक्का का वो सीन, कट टू वो सीन आ गया, नैन नचैया का वो सीन वो आ गया। हम भूल गए हम कौन सा नाटक कर रहे हैं। एक नाटक के अंदर 8 नाटक चल रहे थे, उस नाटक का वो सीन, जैसे फिल्म में एडिट करते हैं ना, ये सीन वो सीन वो सीन, ऐसे हम वहाँ कोयम्बटूर में 8 नाटक, इस नाटक का टुकड़ा उस नाटक का टुकड़ा, वो शुरू रहा। फिर भी हम बेकार जा रहे थे।
हाँ, मुझे खुशी हुई कि मेरे सीन में पब्लिक हंसी, क्योंकि मैंने तमिल बोली थी। मेरा जो सीन था कलई के साथ वो तमिल में था। हल्का हल्का मुझे याद है, भाषा के साथ थोड़ा सा भी मैं वो नहीं करना चाहता, अगर कुछ गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा। इंगेवा कामाची, इंगेवा, इधर आओ कामाची, वाइफ का नाम कामाची था, इंगेवा कामाची, इंगेवा, इन्ने की टी कुड़े के माटे, रोटी चटनी ओड़ा साप रहे। आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, रोटी चटनी खाऊँगा। इन्ने की टी कुड़े के माटे, रोटी चटनी ओड़ा साप रहे। इन मूक ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದು और मूरली वक्की रही बच्ची डरी अपर अम्मा एडिट तो पो रही ऐसा करके थोड़ा लंबा था वो डाला, पूरा याद नहीं है। उसमें क्लैप हुआ, हम सब लोग प्ले के बाद दादा के पास गए, सारे एक्टर मुंडी झुकाए खड़े हैं। दादा और एक्टर क्या हुआ? ने कहा दादा वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अच्छा, चार्ली चैपलिन की कौन सी लैंग्वेज थी? पूरा विश्व समझता था ना उसकी बात को। आप लोग ऑडियंस को रोक नहीं पाए, कुछ देर अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। आप लोग लैंग्वेज क्या क्या बहाना लेते हैं, लैंग्वेज वैंग्वेज। एक्टर में इतना पावर होना चाहिए। आप लोग डायलॉग्स को बैसाखी बनाते हैं, बैसाखी का सहारा मत लीजिए कि डायलॉग्स नहीं थे तो बोले हर एक्टर डायलॉग्स को बैसाखी बना लेता है। भूल जाइए, ये गलती हुई है आप लोगों से। हम लोग कुछ नहीं, मुंडी झुकाए खड़े रहे। बट वो किस्सा याद था मुझे, वो लाइन याद थी दादा की कि चैपलिन की कौन सी भाषा थी, वो कौन से डायलॉग बोलता था, बात में दम था। वो बात मुझे आज तक याद है। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। उसके बाद उन नाटकों के शोज़ भी भोपाल में बहुत हुए। उसके बाद एक स्टडी टूर निकला, तब तक मैं 96 की बात है, 96 की बात की, जिसमें हम हर शहर में जा के जहाँ जहाँ के लोग थे वहाँ जा के हमको नाटक करने थे। वो सबसे मेरे ख्याल से बड़ा यादगार सफ़र था हमारा। और बीच में कुछ ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे विजय भाई आए, हमको उन्होंने एक स्पीच डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। सारे एक्टरों को एक एक पीस किसी न किसी प्ले से तैयार करवाया और वो हम सब ने तैयार किया, परफॉर्म किया और वो बहुत अच्छा रहा। हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। विजय भाई के साथ हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये नाटक किया। सबसे यादगार तुक्के पे तुक्का हमारे लिए, जो शायद उदय दा, मतलब उनकी वो एनर्जी और कन्हैया की वो बदमाशी। हम सिर्फ उस प्ले में वेट करते थे कि कब कन्हैया इम्प्रोवाइज़ करेगा और उदय दा रिएक्ट करेंगे। उदय दा भी मतलब शेर पे सवा शेर वाला हाल था उनका। हर प्ले में या रिहर्सल में कभी न कभी, मतलब ज़्यादातर ये होता था कि कन्हैया कुछ न कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देता था और उदय दा ऐसा लगता था कि तैयार ही रहते थे उसके इम्प्रोवाइजेशन का जवाब देने के लिए। हाँ, पूना में हमारा शो था, बाल गंधर्व में, तुक्के पे तुक्का। बहुत बड़ा फेस्टिवल था, हबीब जी का ग्रुप आया था, कारण साहब का प्ले आया था, मगर ओपनिंग हमारे प्ले से थी, तुक्के से। पूना में हम पूरी टीम गई थी और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक्टर्स की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट जाती हैं जिसके लिए वो उस वक्त तैयार नहीं होता है। पूरा हॉल पैक और प्ले चल रहा है, तुक्के पे तुक्का, बिल्कुल अपने शबाब पे है। अचानक मेरे कान के पास एक आवाज़ आती है, मेरा पजामा फट गया, जब एग्जैक्ट सिर्फ वॉइस आई कि मेरा पजामा फट गया है और वो बंदा एग्जिट करते दिखा। मेरी नज़र गई कि कौन गया। मैंने देखा कि मनीष शिर्के एग्जिट, सिर्फ मेरे कान में बोलकर कि मेरा पजामा फट गया, जा रहा हूं। और प्ले चल रहा है, स्टेज पे हम लोग। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बता के गया और अब मैं क्या करूं। पजामा फट गया तो मैं क्या करूं, मनीष गया कहाँ। अगला ही जो सीन था वो मनीष का था और ये बात मेरे अलावा ग्रुप में किसी को नहीं पता थी कि मनीष, जिसका वो सीन है, वो स्टेज से एग्जिट कर चुका है। 2 मिनट के लिए मैं एकदम, जैसे शून्य वाली स्थिति होती है ना, शून्य वाली स्थिति, तो एकदम शून्य में चला गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और जो मनीष का वो सीन था उसकी मैंने रिहर्सल ही नहीं की थी। मैंने तो अपने कैरेक्टर की रिहर्सल की थी। अब मनीष गया तो मैं क्या करूं, चुपचाप खड़ा मैं देख रहा हूं और
मतलब 30 सेकंड के अंदर वो सीन आ गया। सर अब तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि मनीष शिर्के तो आपको बोल के गए, बाकी एक्टरों को तो पता नहीं कि भाई साहब एक्सिट कर गए, पजामा फट गया। प्ले में, रिहर्सल में हम भले वो रोल ना करें, पर पूरा प्ले देखते तो हैं, इन्वॉल्व तो रहते हैं। इसीलिए अक्सर थिएटर में कहा जाता है कि सिर्फ अपने डायलॉग नहीं, सामने वाले की लाइंस भी याद रखो। कभी हो सकता है अचानक ज़रूरत पड़ जाए तुम्हें, उसकी लाइंस भी याद रखनी चाहिए। मुझे एक हल्का आइडिया तो था कि, सॉरी एक मिनट, कि क्या सीन क्या है। सिर्फ डायलॉग्स होता तो मैं इम्प्रोवाइज कर लेता, लेकिन वो फाइट थी, 4-5 लोगों का वो एक्शन था पूरा उसमें, और मैं कभी एक्शन नहीं किया उसमें मैंने। फिर भी मैं कूद गया और सामने राजकुमार जी के चेहरे पे से शॉक्ड, और उन्होंने आंखों से पूछा, मनीष। मैंने कहा गया, मनीष गया। खैर मैंने फिर उसके बाद जैसे तैसे सीन मैनेज किया, पब्लिक को नहीं पता चला कि वो एक्टर चला गया। एक्शन किया और सीन को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर मनीष एंटर किए उस सीन में। तो पर अंदर गया मैं थैंक यू फरीद भाई, थैंक यू सो मच। अंदर गया मेकअप रूम में। बंसीदा हमारा प्ले कभी देखते थे, बहुत ज़्यादातर या तो मेकअप रूम में होते थे, उनको पता होता था नाटक क्या है, या कम ज़्यादा होता था मेकअप रूम में, उनको स्पीकर से आवाज़ आती थी, उनको समझ में आ रहा होता था एनर्जी डाउन हो रही है, थोड़ा बढ़ाओ, ये क्या करना है। मैं गया जैसे ही तो दादा बैठे हुए, बोले क्या हुआ, ये सीन तुमने क्यों किया। मैंने कहा दादा वो मनीष एग्जिट कर गया अचानक, समझ में नहीं आया मेरे, तो मैं कूद गया, और मेरे को ही बता के गया था बस वो। ये मेरी लाइफ का एक बहुत, जिसे कह सकते हैं हम कि बड़ा यादगार संस्मरण था, कि अचानक एक एक्टर की हालत ख़राब करके शिर्के साहब निकल लिए थे। एक थोड़ा सा और कॉमेडी हुआ था सागर में, हमारा झापड़ खाता का की ग्रैंड रिहर्सल थी, और नाश्ते में लड्डू वड्डू आया हुआ था, और हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और बस 2 घंटे बाद शो था, तो एक रिहर्सल रन थ्रू जैसा मारना था। तो जब तक आवाज़ आई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, और मैं ट्रैक पहना हुआ था, तो मैंने जेब में बड़ा सा लड्डू था, लड्डू जेब में डाला, और मुझे सीन में जाके प्लेटफॉर्म पे बैठना था। राम खिलावन या कुछ ऐसा कैरेक्टर का नाम था, वो शेरों का रिंग मास्टर। तो मैं जाके बैठा जैसे ही वो बहुत इंटेंस सीन चल रहा है, अचानक जेब से लड्डू गिरा टक से, साइलेंट, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सारे एक्टर अपने अपनी पोजीशन पे आए। लड्डू टक गिरा जेब से, टन 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 टन, वो लड्डू जहां जहां घूम रहा था सबकी नजर वहीं, प्ले रुक गया एकदम। लेकिन ये नहीं पता चला कि लड्डू आया कहां से। आज बता रहा हूं, लड्डू मेरी जेब से गिरा था वो, और मैं भी एकदम साइलेंट था। एक ये बड़े हमारी बदमाशियां हैं, बहुत सारी यादें हैं उस ग्रुप के साथ। सबसे बड़ी बात कि मैं अपने सभी लोग, उदय दा, प्रवीण दा, फरीद भाई, इन सब लोगों ने उस वक्त जिन बातों के लिए डांटा, जिन बातों के लिए समझाया, उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि ये बेकार में काहे को डांट पड़ रही है, ये इतनी मेहनत काहे करवाई जा रही है हमसे। हमको तो एक्टर बनना है, एक्टर बनने के लिए इतना काम करवा रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, अपना काम खुद करो, ये करो वो करो। लेकिन एक्चुअली वो तैयारी सिर्फ एक्टर की नहीं थी, वो तैयारी एक योद्धा की थी। सिर्फ एक्टर की तैयारी होती तो शायद हम कमज़ोर पड़ गए होते, हम सब कहीं ना कहीं। मैं तो जिस शहर में आया, यहाँ तो इतना धुरंधर स्ट्रगल, अगर वो तैयारी सिर्फ एक्टर की होती तो मैं हार गया होता इस शहर में। मगर वो तैयारी एक बहुत बड़े योद्धा की थी। हर कलाकार रंग विदूषक का एक बहुत बड़ा योद्धा है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में वो लड़ सकता है, और बहुत अच्छे से लड़ सकता है। वही तैयारी मुझे यहाँ पर काम आई, जो उस वक्त सिखाई जाती थी। एक बार मैंने बंसीदा से पूछा था, मैंने कहा दादा ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी बातें दिमाग में आ क्यों नहीं रही, बैठ क्यों नहीं रही हैं। दादा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि बेटा अगर एक साथ बैठ जाएगी तो पागल हो जाओगे। तुम्हारे कान से मेरे शब्द जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में वो बैठे हैं। शब्द मरते नहीं हैं, वो बातें तुम्हें बाद में याद आएंगी। सपोज कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई,
एक्टिंग के करियर में या बाकी चीज़ों में ऐसा लगा कि उस वक्त दादा ने आज से करीब 8 साल पहले जो बात कही थी वो यहाँ काम आ रही है। उस वक्त काम नहीं आई थी, वो बात यहाँ काम आ रही है। तो दादा ने सच कहा था कि अभी ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें तुम लोगों के दिमाग में आ जाएं। जब ज़रूरत पड़ेगी वो बात समझ में आएगी, वो बात सामने आएगी। और जैसे जैसे हम इस तरीके की बारीकियों में वैसे फंसते गए, वो सारी बातें जो दादा ने, दीदी ने सिखाई थी, जो हमारे सीनियर्स ने बताई थी, वो सब याद आती गई। जैसे मुझे लगता था कि फ़िज़िकल मूवमेंट की क्या बहुत मेहनत पड़ती है फ़िज़िकल मूवमेंट में, हाथ पैर पूरा ऐसा करो, मैं अंदर से कहीं जोड़ नहीं पाता था चीज़ों से। आज जब मैं अपनी फिल्मों में कॉमेडी करता हूँ तो सच कहूँ तो वही फिज़िकल मूवमेंट से सारी जो सीखा था उस वक्त, वो सारे मूवमेंट्स काम आते हैं। और मुझे पता नहीं चलता कि मेरे हाथ पैर कैसे इतने फुर्तीले हैं, कैसे वो करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है। लोग कहते हैं यार आप बहुत एनर्जी थ्रो करते हो स्क्रीन पे, वो एनर्जी वहीं से लाई हुई है। वो एनर्जी कहीं से खरीद के नहीं लाया हूँ, वो एनर्जी रंग विदूषक की है। शायद मेरे बाकी जो दोस्त हैं जो भोजपुरी के माध्यम से मुझे जानते हैं, सीरियल के माध्यम से जानते हैं, वो नहीं जानते होंगे इन बातों को, लेकिन इतना हमें फिज़िकली मेंटली फिट कर दिया जाता था वहाँ, और आज वही सब यहाँ काम आ रहा है। पुष्पेंद्र भाई नमस्कार। पुष्पेंद्र भाई के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं भोजपुरी में, और तो वो सब कुछ जो वहाँ का सिखाया हुआ था हमारे काम आया। स्टडी टूर जो निकला, सबसे पहले मेरे शहर में तमाम लोग पहुँचे, मेरा ग्रुप हमने अपने शहर में प्लेस किए। सबसे बड़ी बात कि एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा रंग विदूषक ने, और दादा ने हमें सिखाया कि आश्रित मत बनो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ पे। जैसे शुरू में मैंने बोला था कि उन्होंने डांटा था कि एक्टर को बैसाखी चाहिए होती डायलॉग्स, उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए, प्लेस के लिए भी कहा कि आप मंच पे आश्रित मत हो कि स्टेज नहीं मिला तो परफॉर्म नहीं करेंगे। वो हमारा जो कटनी से और आई थिंक रायपुर लास्ट था हमारा, कटनी, शहडोल, रायपुर, खैरागढ़, बैतूल, ऐसे करके पूरे जगह हम गए थे। जय के यहाँ गए थे, दरबारी जी के यहाँ गए थे, ज्ञान भाई के यहाँ गए थे। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी पहली बार हमने तभी देखी थी। तो वहाँ ज्ञान भाई पे किस्सा बताऊँगा मैं। तो वहाँ पे हम लोग सब गए और वो बड़ा यादगार रहा। कहीं भी नाटक कर देते थे। हमारे कटनी में हमने मंदिर में प्ले किए, और जैसा कि इसके पहले भी मेरे जो सीनियर्स लोग आए हैं उन्होंने बताया है उस बारे में कि हमने कोई स्टेज का मुंह नहीं देखा। हमने जहाँ हमें सही स्पेस मिला ऑडियंस को लेके किया। वो बहुत यादगार रहा मेरे लिए। स्टडी टूर एक अलग एक्सपीरियंस रहा। आप उसे नुक्कड़ नाटक जैसा भी कह सकते हैं, और ऑडियंस बहुत इन्जॉय करती थी। हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह वो टूर किया, और करीबन 10 दिन का टूर था, और बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया, और बहुत अच्छे से नाटक किए। एक चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ थी हमारे ग्रुप में। मनीष भाई, विनोद का मूवमेंट कमाल था, कन्हैया बाबू बहुत अच्छे एक्टर थे, राजकुमार जी पूरा मैनेजमेंट, रेपेट्री चीफ तो थे ही, और अक्सर वो काम के बहाने निकल जाया करते थे। सॉरी राजू भाई, हाँ, लेकिन आप बहाना बना के निकल लेते थे गुरु। आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, स्कूटर उठाते थे, निकल लेते थे। आप बहुत कम रिहर्सल करते थे, आप बचते थे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सॉरी। बाकी हम लोग रहते थे जो, तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी थी। पाटिल बहुत अच्छा एक्टर मेरे ग्रुप से था, हम साथ में ही गए थे। पाटिल मेरे से पहले गया था रंग विदूषक में। सभी लोग थे। घनश्याम वासनिक, उनका पीआरओ बहुत तगड़ा था। वो भोपाल में रह के मुंबई के सारे डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के एड्रेस उनके पास होते थे, फ़ोन नंबर होते थे। वो एक अलग क्वालिटी थी। दरबारी जी की आवाज़ माशाल्लाह, बहुत बुलंद आवाज़ के मालिक। ज्ञान भाई दिल के साफ आदमी। मतलब जब मैंने ग्रुप से जा रहा था मैं कि अब मैं जा रहा हूँ ग्रुप छोड़ के, और मेरी विदाई पार्टी हुई। फेयरवेल में सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया, बहुत सारा प्यार मिला। ज्ञान भाई कुल्हाड़ी लेकर आए लकड़ी की। मैंने कहा ज्ञान भाई ये क्या है? बोले इससे अपनी बुराइयों को काटना संजय। मैंने कहा ओके ज्ञान भाई। वो कुल्हाड़ी मेरे घर पे रही। ज्ञान भाई से याद आता है, हम झापड़ खाता की रिहर्सल कर रहे थे, और मैं इस नाचीज़ की भी एक चीज़ थोड़ा सी उसको तवज्जो मिलता था, वो था स्पीच, डायलॉग डिलीवरी। सब मुझसे कहते थे संजय तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी है। तो मैं अंदर से खुश होता था, क्योंकि मुझे लगता था इतने धुरंधरों के बीच में मैं तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ।
एक मूवमेंट कमाल, एक गाने में कमाल, एक हारमोनियम बजा लेता है, एक सेट में मास्टर है, एक की आवाज़ इतनी भारी, मेरी आवाज़ भी सर्दी वाली आवाज़ है। मैंने कहा यार मेरे को एक मिला तगमा कि तुम्हारी स्पीच अच्छी है। मैंने कहा चलो थैंक गॉड कुछ तो मिला। इसका मैंने एक बार थोड़ा, कई बार मैं नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता था। हमारी रिहर्सल चल रही थी झापड़ खाता की, बंसीदा उस दिन रिहर्सल देखने आने वाले थे। अब बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी कि आज दादा आ रहे हैं। उस रिहर्सल के पहले एक डायलॉग था, मुझे याद है ज्ञान भाई का, जो समता से कहते हैं कि वो जो हीरे जवाहरात का पेश किया था नजराना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वो जो हीरे जवाहरात का नजराना पेश किया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मैंने मस्ती करने के लिए, ऐसे ही छेड़ने के लिए ज्ञान भाई को बोल दिया कि ज्ञान भाई हीरे जवाहरात नहीं होते, जवाहरात होते हैं, नुक्ता है ज के नीचे, जबकि मुझे मालूम था नुक्ता नहीं होता है। ज्ञान भैया बेचारे इतना ट्रस्ट करते थे मुझ पर, उन्होंने कहा ओके संजय। अच्छा ये था थोड़ा सा कि अगर मैं गलत भी बोल दूं तो मेरे सीनियर्स भी मान जाते थे, नहीं ये डिक्शन संजय अच्छा जानता है, अगर संजय बोल रहा है कि यहाँ ज है तो ज होगा, चलो। ज्ञान भैया बेचारे मान गए। दादा बैठे हैं, रिहर्सल शुरू होती है, और जैसे ही ज्ञान भाई की लाइन आई, ज्ञान भाई ने कहा कि हीरे जवाहरात का नजराना, दादा ने से आंख बंद की, ज्ञान जवाहरात नहीं होते, जवाहरात होते। और मैं कोने में बैठा था। जो लोग उस वक्त जो हमारे वर्कशॉप में, सबको उसका पूरा नक्शा याद होगा, पीछे एक छोटा सा कमरा था रिहर्सल के बाद, और कमरे के बाहर से एक दरवाज़ा था जो बाहर निकल जाता था। 2 दरवाजे थे, एक एंट्री इधर से, कभी कभी हम उस दरवाजे से निकल जाते थे। मैं वहीं बैठा हुआ था कोने में एकदम। जैसे ही ज्ञान भाई ने कहा कि दादा वो संजय ने बोला कि नुक्ता है यहाँ पे, दादा जैसे ही मेरी तरफ टर्न करते, मैं टक से निकला और उस दरवाजे से बाहर हो गया। उस बात के लिए सॉरी ज्ञान भाई। इस तरीके की राजीव ऐशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम महेश्वर वर्कशॉप में साथ थे। दोस्तों एक चीज़, कई बार हम दादा के घर जाते थे, सारा हमारा ग्रुप, और वहाँ जो प्यार मिलता था। मुझे एक बार का किस्सा याद है, दिवाली का समय था, दादा ने बोला सब लोग घर आ जाओ। हम लोग घर पे ही थे दादा के, और मेरा फ़ोन आने वाला था। तब हमारा एक ही फ़ोन हॉस्टल में हुआ करता था, उसमें सबके फ़ोन आते थे। तो दादा के घर से मुझे फ़ोन आना था पापा का। मैंने कहा दादा पापा का फ़ोन आना है, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। दादा बोले ठीक है। मैं गया और मुझे टाइम लगा। दादा शायद प्रभात दा को छोड़ने के लिए प्रोफेसर कॉलोनी आए थे या कुछ काम था उनको, और मुझे गए हुए 1 घंटा हो गया था। अचानक नीचे से स्कूटर का हॉर्न बजा। मैं खिड़की से झाँका, मैंने कहा अरे दादा। बोले हाँ हो गई बात। मैंने कहा हाँ दादा हो गई, तो चलो। वो मोमेंट 1994 मुझे आज भी याद है। मुझे बहुत ऐसा लगा, मुझे लगा दिवाली का दिन मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। और दादा एक पिता समान के, ऐसा नहीं कि आ गया तो चला गया तो चला गया, चलो बाकी लोग तो हैं। उन्हें याद था कि संजय हॉस्टल गया है, और वो खुद लेने आ गए। बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, बहुत ज़्यादा शब्दों से बयान करके उसके वज़न को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ, और ये बात मुझे याद है। दादा को अच्छा लगता था, हम लोग रहते थे, और हमें भी बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही एक बार की हमारे ग्रुप में एक थे मनीष शिर्के, आपको याद होगा, नरेंद्र पंड्या, आप ही के उज्जैन से थे। वो कमाल शख्सियत थे। वर्कशॉप में पेंटिंग चल रही थी, दादा ने कहा पूरा कलर करो वर्कशॉप को, सब कर रहे थे, और दीदी बाहर गई हुई थी, दादा अकेले थे। तो शाम को दादा का फ़ोन आया, क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कुछ नहीं दादा, आज वर्कशॉप में कलर हो रहा है, तो हम सब लोग हैं यहाँ पे। दादा ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, मैं भी बोर हो रहा हूँ, आओ इधर ही आ। मैंने बाद में चले आना, कलर कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया दादा के घर। यहाँ मनीष, विनोद और नरेंद्र पंड्या, ये लोग कलर कर रहे थे, पूरा पुताई कर रहे थे वर्कशॉप की। मैंने कहा दादा जाने दीजिए वर्कशॉप की, वहाँ वो 3 लोग हैं, बोलेंगे मेरे को। अरे बैठो, खाओ पियो, सो जाओ, यहीं सवेरे देख लेना। गुरु अपन थे तो थोड़ा आलसी टाइप के, अपने को भी लगा मौका मिल गया है, सो लो चुपचाप यहीं, कौन जाके रात भर पुताई करेगा। सवेरे गए, हम पहुँचे वहाँ पे, तो सब लगे हुए थे। मनीष भाई एकदम पुताई करने में, नरेंद्र पंड्या, मैंने, और दादा इतने में मेरे पहुँचने के 10 मिनट बाद दादा आ गए। दादा बोले हो गया? सब बोले हाँ दादा, हम तीनों ने मिलके कर दिया। और संजय तुम?
संजय तुम? मैंने कहा दादा मैं तो आप ही घर पे रुका था और आप ही ने रोका मुझे, अब आप मुझे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि संजय तुम? नहीं वो तो ठीक है मैंने रोका, पर तुम्हारी तो ड्यूटी थी, तुम तो चले आते वहां से। मैं चुपचाप मंडी देख रहा, दादा को देख रहा था। एक जो इस घटना में एक खास बात थी वो था नरेंद्र पंड्या, वो भी इतना मेहनती था नहीं। मैंने मनीष से कहा, मैंने कहा मनीष ये कैसे करता रहा रात भर? बोले भाई कुछ नहीं करता था, एक कूची चलाता था ऊपर दीवार पे और 2 कूची अपने ऊपर मारता था वो। और दादा को आते हुए स्कूटर से देख लिया था उसने, तो पूरा एकदम पूरा कलर अपने ऊपर डाल के, और ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने सारा किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते ज़िंदगी में जो करते कम है और दिखाते ज़्यादा है। इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सी घटनाएं थी, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें थी जो ज़िंदगी में आगे चल के बहुत काम आई, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। और म्यूज़िक क्लास से हम भागते थे, सॉरी दीदी आपको बहुत परेशान करते थे। फरीद भाई के प्ले में भी एक्टिंग की, उनके डायरेक्शन में भी काम किया। और बीच बीच में जब मैं पहुंचा तब उस वक्त भूभालन जो फाइट के लिए आए हुए थे सब कराह रहे थे सारे एक्टर्स। तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यार वो चेन्नई से आया है फाइट सिखाने वाला, हाथ पैर उसने खींच खाच के तोड़ दिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जब गया तब उसका टिकट हो चुका था कंफर्म, तीसरे दिन वो जाने वाला था। तो मेरी 3 दिन की क्लास थी बस, और 3 दिन में मैं मतलब बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे हाथ पैर कहीं से टूटे हों। बाकी सब लोग उस तरीके से, तो उस क्लास से तो मैं बच गया था। बाकी उसके बाद हमारे जो नए प्ले, जैसे नैन नचैया एक प्ले था जो हमने उज्जैन, उज्जैन से याद आया, उज्जैन कालिदास एकेडमी में, वहाँ हम गए थे वर्कशॉप के लिए। और हमने अपने अपने लिखे हुए नाटक करने थे हमें। मैंने वहाँ भी एक नाटक लिखा था, मानो हमारी बात, एक नाटक समता जी ने लिखा था, एक नाटक राजीव वैशी से। हम सब लोग कालिदास एकेडमी में रहे, वहीं रह के वहीं बच्चों के साथ वर्कशॉप की। और मुझे याद है कि बच्चे रुला देते थे, मैं एक बार रोने लगा था, इतना तंग कर दिया था। राजकुमार भाई आए, बोले क्या हुआ, रो क्यों रहा? मैंने कहा ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इनके साथ मैं ना कर पाऊँगा। फिर जैसे तैसे करके वो बेचारे हैंडल करते थे, उन्होंने सब सिखाया। और वो भी एक कालिदास एकेडमी में हमारा नाटक बहुत अच्छा रहा, पंचरात्र जो हमने किया। पंचरात्र में विराट की भूमिका करता था मैं, और वो एक पहला नाटक था जो थोड़ा सा अलग था विदुष की शैली से। उसका कालिदास एकेडमी में शो था और बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी हमारे लिए। कुल मिला के बात ये है कि ज़िंदगी में आज मुझे मौका मिला बोलने का, तो बड़ा सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं आ पा रही हैं, ना मैंने लिख के रखा हुआ है कि मुझे ये बोलना है या ये करना है। जो बातें क्रमशः याद आती जा रही हैं वो कर रहा हूँ। वो सारे नाटक जिसमें हम बहुत बड़ी भूमिका में नहीं थे मगर फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखा। नीति मानकीकरण की, गधों का मेला, तुक्के पे तुक्का, नैन नचैया, और जो हमने डायरेक्ट किए या जिनको लिखा, एक कंप्लीट रंगकर्मी, कंप्लीट एक्टर और एक बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब परिपक्व इंसान। ये सारा कुछ बंसीदा से ज़िंदगी में उनको देख के बड़े, आज भी हम सब बड़े प्रभावित रहते हैं। सामने बैठते हैं तो वशीभूत से बैठते हैं, जैसे मैं तो खासकर सिर्फ देखता हूँ उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके बात करने के तरीके को, सोच के बोलना। मैं बहुत हड़बड़ बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ खैर, बट जितना संभल के चीज़ों को, और ज़िंदगी जीने का एक तरीका जो मैंने रंग विदूषक में दादा से, वो जो अचानक हमारे हॉस्टल में रेड पड़ती थी बंसीदा की, हॉस्टल में बंसीदा बिना बताए आते थे। वर्कशॉप में आ रहे हैं ये खबर होती थी हमें, हॉस्टल में आने वाले ये पता नहीं होता था। सडनली दरवाज़ा खोलते थे और अस्त व्यस्त हालत में सब बिखरा हुआ है यहाँ वहाँ, हॉस्टल पूरा, और दादा अचानक सामने खड़े हैं और अंदर नहीं आने को बोले मतलब अंदर के आने को बोले, शॉर्ट खड़े, आइए इधर आइए। अंदर जाते थे, फिर देखते थे सारा, और फिर जो एक लंबी क्लास हम लोगों की होती थी बंसीदा की तरफ से, और वो बड़ा यादगार होता था। मेरे सीनियरों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सब लोग, और आज भी मुझे एक परिवार मिला।
मैं माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, मगर उस ग्रुप में जाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारे बड़े भाई, कुछ छोटे भाई तो बाद में आए। जब मैं गया तब उस वक्त मैं, पाटिल, राजू, अयाची, हम लोग तो बाकी सीनियर थे। उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो दरबारी भैया, राजू भैया, बहुत प्यार दिया इन लोगों ने। आज भी ऐसा लगता है कि एक परिवार है और हम उस परिवार के हिस्से हैं। थैंक यू बंसीदा, थैंक यू अंजना जी। दादा अक्सर कहते थे कि जब कोई परिवार नहीं बचेगा, सारे परिवार टूट जाएंगे, तो सिर्फ एक परिवार बचेगा, और वो परिवार होगा रंग विदूषक या थिएटर का परिवार। सॉरी, मैं उसको, दादा ने कहा था एक रंगमंच का परिवार होगा। और आज मेरे लिए एक परिवार है, रंग विदूषक का परिवार। आज इस शहर में, मुंबई में, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ एज एन एक्टर, वो सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद, आप ही की देन है। मुझे पता नहीं मेरी बातें रंग विदूषक से, मेरे ग्रुप से, मेरे कितने सीनियर्स, मेरे कितने जूनियर्स, हमारा प्यारा भाई हर्ष, बड़ा क्यूट सा बच्चा, बड़ा हो गया है अब तो, बहुत है, बहुत प्यारा बच्चा था और आज भी वो वैसे ही है। अगर कोई बात बोलो तो उसी तरीके से जवाब देता है, उसके अंदर वो संस्कार, वो सब कुछ। और वसीम, बहुत ज़्यादा उसके बाद के लोग मुझे याद नहीं है, हर्ष और वसीम तक याद है मुझे। हर्ष तो हमारे साथ था ही, टीकम बाबू भी उस वक्त प्ले करते थे ड्रामा स्कूल जाने से पहले। सदानंद, कन्हैया, विनोद, ज्ञान भाई, दरबारी जी, दुष्यंत भैया, राजकुमार भैया से ज़्यादा लाड़ प्यार था मेरा, अयाची, ये सारे लोग। कोई नाम छोड़, थोड़ा इमोशन में बह के भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि लिख के नहीं रखा, सडनली चीज़ें हो रही हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया कि मैं रंग विदूषक के उसमें विदूषक दिल से मैं कुछ बोल सकूं, बाकी लोगों को कोई सुना, आगे भी सुनता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा। और अच्छा है, अभी नीति का भी सुन रहा था, नीति ने भी बहुत अच्छा बोला है। और बॉम्बे आने के बाद भी मेरे ग्रुप के लोगों ने, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। समता जी ने भी बॉम्बे में हमें बहुत सपोर्ट किया था। मनीष शिर्के ने बहुत सपोर्ट किया, मुंबई रुकने के लिए घर वगैरह मनीष बाबू ने दिलवाया। लव यू मनीष। और एक अच्छा यादगार रहा, आशीर्वाद दीजिए कि हम सब बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। प्रणाम दादा, अगर आप देख रहे हो, दीदी, फरीद भाई,